नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और आज के हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस और जीएस डे 7 के तहत 14/9/2022 आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। इसके तहत हम 20 क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन के साथ में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं? प्रोटीन, ग्लाइकोजन, वसा या फिर स्टार्च। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जो स्वपोषी होते हैं अपने भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में करते हैं। ठीक है ना। स्वपोषी के तहत अधिकतर हम किसको रखते हैं? तो फ्रेंड्स, जो वनस्पति जगत है तो उसको हम स्वपोषी के तहत रखते हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। स्वपोषी वे जीव हैं जो प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक स्रोतों से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि हरे पौधे और शैवाल। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। इसके लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे पौधे होते हैं उन्हें जल की आवश्यकता पड़ती है, एंड प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। पौधों द्वारा बनाया गया भोजन पत्तियों में संग्रहित होता है, तनों में संग्रहित हो जाता है, जड़ों एवं फलों के रूप में स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? क्या पूछा है? ये कीवर्ड है। अगर आपने कीवर्ड को समझ नहीं पाया तो शायद आप आंसर भी गलत बताएंगे, इसलिए वहां पे ध्यान रखना अजैविक है, जैविक नहीं है। तो कौन सा हो सकता है? मृदा या फिर कवक या फिर कीट या फिर सूक्ष्म जीव। तो इसका राइट जवाब होगा मृदा। जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है। एक तो जैविक जिनके तहत जान होती है, और एक अजैविक जिनमें जान नहीं होती है। फिर अजैविक को भी जो है कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे आपका कार्बनिक हो गया है ना, कौन सी चीजें हो गई? कार्बनिक हो गई, अकार्बनिक हो गई, तो इनमें फिर विभाजित करते हैं। ठीक है ना। तो इनमें जो ऑप्शन दिया गया कवक, भाई अभी पढ़ चुके हैं हम, कवक और पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं तो उनमें जान होती है डेफिनेटली। तो ये तो नहीं हो गया। अजैविक का मतलब क्या होता है? जिनमें जान नहीं होती। कीट, भाई कीड़ों में जान नहीं होती है क्या? छोटे होते हैं लेकिन जान तो उनमें होती है, वो जैविक घटक है ना कि ये जैविक। सूक्ष्म जीव जो बहुत छोटे होते हैं तो उनमें भी जान होती है, हालांकि वो छोटे होते हैं। तो क्या हुआ? तो ऑप्शन जो मृदा है वो आपका एक अजैविक घटक है। आइए व्याख्या देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है। पारिस्थितिकी शब्द का, पारिस्थितिकी तंत्र जिसे इकोसिस्टम बोलते हैं, शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1935 में, तो ईयर आपको ध्यान रखना, ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर जॉर्ज टैंसले, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं की जाती कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया। ठीक है ना। तो बताओगे आप किसने दिया? आर्थर जॉर्ज टैंसले ने दिया था, या इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और उनके अजैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण के उदाहरण देखो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश। बताओ इसमें जान होती है क्या? जान नहीं इनमें होती है, इसीलिए तो हम इन्हें अजैविक घटक कहते हैं कि बीच परस्पर क्रिया का एक तंत्र है। शायद आपको इन वर्डों से कुछ कम समझ में आया होगा। आइए मैं समझाता हूं। जैसे मान लो हम पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी पर कई प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। जैसे अगर आप मरुस्थल में जाओगे तो मरुस्थली वहां पे पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाएगा, वहां पे जीव जंतु अलग होंगे और वहां के जो पेड़ पौधे होंगे वो जो है अलग होंगे। तो जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे जैसे मरुस्थली पारिस्थितिकी तंत्र आपका पाया जाएगा। जल में जाओगे तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र आपका अलग पाया जाएगा फ्रेंड्स। वहीं अगर आप वन में जाएंगे तो बनी या जिसे हम जंगल पारिस्थितिकी तंत्र बोल देते हैं वो अलग पाया जाएगा फ्रेंड।
इसी प्रकार से जो है क्या होते हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर अलग अलग इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं। चलिए ये जानते हैं थोड़ा सा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, कह रहा कि भूमि पर पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र जैसे वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास के मैदान जो होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र, और रेगिस्तान या फिर मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, तो जल में भी भाई जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे जल में भी आपके होते हैं। मैंग्रोव वन का आपने नाम सुना होगा, जो है पानी के अंदर ही उगते हैं। पानी में पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र जैसे झील, नदी, समुद्र, तो ये क्या कहलाते हैं, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। तो आई होप यहाँ पे जो है पारिस्थितिकी तंत्र को मैंने पूरा ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 एंड ऑप्शन डी है 2। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, पहली पंचवर्षीय योजना जो कि सन 1951 से 1956 तक फ्रेंड शुरू की गई थी। उसमें भारत में 5 जो प्रौद्योगिकी संस्थान होते हैं तो उनको जो है शुरू करने का प्रावधान किया गया था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 1951 में शुरू हुई क्या पंचवर्षीय योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित था। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था को लगभग में फ्रेंड्स जो है वर्तमान में मतलब आधुनिक समय में 5 भागों में बांटा जाता है, और जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो कृषि को हम कहते हैं। किसको बोलते हैं, कृषि को कहते हैं। कृषि पे आधारित क्षेत्र के विकास पर केंद्रित था या गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गाडगिल मॉडल वाला है। इसके तहत भारतीय प्रबंधन संस्थान, अब ये संस्थान के नाम दिए हैं जो प्रौद्योगिकी संस्थान थे। भारतीय प्रबंधन संस्थान जो कि वर्तमान में IIM जो अहमदाबाद में बहुत ज्यादा फेमस है, फिर भारतीय विज्ञान संस्थान IIS जो बेंगलुरु में है, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, फिर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे NIT बोलते हैं, एंड भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT जो है। ये 5 प्रकार के जो प्रौद्योगिकी संस्थान थे, इनकी स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना में जो है का जिक्र किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? ताप सीमा या फिर समताप सीमा या फिर मध्य सीमा या फिर क्षोभ सीमा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, क्षोभ सीमा जो है क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है। आइए व्याख्या देखते हैं। क्षोभ सीमा पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली वह परत है जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है, या धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल में तापमान में परिवर्तन के दृष्टिकोण से, अरे ये क्या भाई हो गया, ठीक है उतना ही है भाई, ये गणित का पेस्ट हो गया सारा। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कम होती है, किसकी, जो ये क्षोभ सीमा बताई गई है, और विषुवत रेखा के ऊपर अधिक होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, पेंसिल को पानी में डुबोने पर क्या प्रतीत होता है? पेंसिल क्या लिखा है भाई, पेंसिल दिखाई देती है, ठीक है ना। पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, यहाँ पे वक्रित लिखा है, वक्रित का मतलब ना गोलाकार, या पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, या पेंसिल चमकीली दिखाई देती है, या पेंसिल का रंग बदल जाता है। मतलब जब पेंसिल दिखाई देती है तो उसका कलर जो है बदल जाता है। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। हम सभी ने जो है पढ़ लिया होगा, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसके कारण ही जो ऐसी चीजें हैं जिनको हम पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं और वो तिरछा दिखाई देती हैं, या फिर वो अपने वास्तविक स्थल से ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं, तो उसका रीजन प्रकाश का अपवर्तन ही फ्रेंड्स होता है। आइए व्याख्या देखते हैं। पानी में पेंसिल डूबने पर वह मुड़ी हुई दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन जो रिफ्रेक्शन होता है इसके कारण ऐसा होता है। जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो वह अपनी दिशा बदल देता है, जिससे
पेंसिल पानी में डूबी हुई हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है या फिर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 1972 में शुरू हुई पश्चिम बंगाल की आरावली परियोजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? डॉक्टर ए के बनर्जी ने या सुंदरलाल बहुगुणा ने या फिर डॉक्टर सुनीता नारायण ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर ए के बनर्जी ने। वही जो सुंदरलाल बहुगुणा है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इन्हें जो है भारत में जो पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू किया गया था, तो उसके लिए फ्रेंड्स जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे चिपको आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये उत्तराखंड के निवासी थे और ये चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं जो कि 1972 के आसपास जो है शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रतिवर्ष डैश को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को या फिर 15 दिसंबर को? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, हम सभी को पता है 31 जो अक्टूबर है, जो हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनके जन्मदिन को फ्रेंड्स हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम सभी को पता है उन्होंने भारत की जो रियासतें थी, जब भारत आजाद हुआ तो कुछ रियासतें ऐसी थी जो कि भारत से अलग हो गई थी, जैसे आपका हैदराबाद है, जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है और भी ऐसे कई रियासतें थी। इन्होंने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कूटनीति के माध्यम से जो है अपनी सॉफ्ट पावर का यूज करके उन्हें भारत में मिलाया, मतलब भारत को एक किया। ठीक है ना, तो इसीलिए हम उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। कह रहा कि हर साल 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में जाना जाता है, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। क्या आपने कभी उप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा है? फ्रेंड्स, आपको एक शॉकिंग फैक्ट बता रहा हूं, जो उप प्रधानमंत्री होता है उसका वर्णन कहीं भी भारतीय संविधान में या किसी भी अधिनियम में नहीं मिलता। जो भारत का गृह मंत्री होता है, क्या होता है? गृह मंत्री होता है, जो होम मिनिस्टर होता है, उसको ही हम दूसरी भाषा में फ्रेंड्स उप प्रधानमंत्री बोल देते हैं। लेकिन हमारे संविधान में या हमारे देश के किसी भी अधिनियम में, किसी भी एक्ट में उप प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किया गया है। गृह मंत्री ही जो है प्रधानमंत्री के बाद में मेन होता है, तो उसी को हम उप प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। आइए और देखते हैं, 560 रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मनाई थी। 15 दिसंबर को फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। जो ऊपर वाला है 31 अक्टूबर वाला, ये तो कई बार जो है क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? अगर आपको निषेधाधिकार फ्रेंड्स समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। निषेधाधिकार का मतलब होता है, निषेध का मतलब होता है मना करना। आप कई बार फैक्ट्रियों में गए होंगे तो वहां पे लिखा होगा कि धूम्रपान करना निषेध है, मतलब मना है, सख्त मना है। तो कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास कई पावर्स ऐसी हैं। एक पावर होती है कि वो आता है, जैसे आपका वित्त विधेयक हो गया है ना, इस तरीके के जो विधेयक आते हैं, जो बिल आते हैं, तो उसको जो है उसको रोकने की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। तो कह रहा है कि वही बताओ किस अनुच्छेद में, 111 में, 145 में, 114 में या फिर 122 में? तो यहाँ इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो भारत में इसे हम दूसरी भाषा में फ्रेंड्स वीटो पावर भी बोलते हैं राष्ट्रपति की। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? वीटो पावर। वीटो पावर का ही मतलब होता है राष्ट्रपति को कुछ ऐसी पावर्स दी गई है क्योंकि वो बिल जो भी सभा पास करती है तो उसको वो रख सकता है। बस धन विधेयक को आप छोड़ दीजिए, धन विधेयक है, संविधान संशोधन है, तो उसको वो नहीं रोक सकता है। ठीक है ना, लेकिन कुछ विधेयक को वो रोक सकता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 111 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति के बारे में बताता है, जिसमें राष्ट्रपति को विधेयक को स्वीकार करने या पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार है। लेकिन धन विधेयक को बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेंड्स एक एक्सेप्शन है। कौन सा?
धन विधेयक को जो भारत का राष्ट्रपति है वो वापस नहीं भेज सकता है, उस पे जो है उसको स्वीकृति देनी ही पड़ती है। विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड बनाने के लक्ष्य के तहत ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1985 में ऐसा किया गया था, या 1981 में, या 1970 में, या फिर 1979 में? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1970 में। भारत में जो है भारत को दूध क्षेत्र में आगे निकलने के लिए वहां पे जो है ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। और इसी को दूसरी भाषा में हम भारत में दुग्ध क्रांति या फिर श्वेत क्रांति भी बोल देते हैं। ठीक है ना। और जिसका परिणाम जो है आज भी निकल रहा है कि भारत जो है दुनिया का दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे आ चुका है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा भारत में दुग्ध उत्पादन होता है वर्तमान में। व्याख्या देखिए, श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड इन हिंदी के नाम से भी जाना जाता है, सन 1970 के दशक में भारत में दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता का निर्माण शुरू हुआ। मतलब भारत ने ऐसा चाहा कि हम दूध का उत्पादन एक बड़े पैमाने पर करें। ठीक है ना। तो इसी को नाम दिया गया फ्लड ऑपरेशन। इसके जो जनक थे वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है, ये ध्यान रखोगे, फैक्ट पूछा जा सकता है। यहाँ का मतलब भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 471 ग्राम है। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं आधा केजी, 1/2 केजी भारत में ये प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है। ठीक है ना। ध्यान रखोगे, इस फैक्ट को पूछा जा सकता है आपसे। भारत की किन दो भाषाओं को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? मलयालम और उड़िया को, या फिर संस्कृत और मलयालम को, या तमिल और संस्कृत को, या कन्नड़ और तेलुगु? भाई तेलुगु में तेलुगु होता है, सॉरी, तेलुगु को। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नड़ और तेलुगु को जो भारत में है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारी वीडियो नहीं भी देख रहे, कहीं से भी आप जो 2022 के आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ये चीज रियलाइज कर रहे होंगे कि हर एक शिफ्ट में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आप इस टॉपिक को सही तरीके से जो है कवर कर लें। ठीक है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है। आइए व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें से 6 पहले ही थी का मतलब है वर्तमान में 11 है, 2024 में 5 और जोड़ी गई है। इससे पहले जो थी वो 6 ही आपकी थी। कौन कौन सी? तमिल, जो कि सबसे पहले 2004 में इसको शामिल किया गया, फिर संस्कृत और तेलुगु को शामिल किया गया, कन्नड़ को, मलयालम को, उड़िया को 2014 में फ्रेंड्स जो है शामिल किया गया था। ठीक है ना। अभी हाल ही में 3 अक्टूबर 2024 को 5 और शास्त्रीय भाषाओं को, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। तो इस तरीके से अब वर्तमान में भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। भारत में किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। भाई बताया गया है यहाँ पे कि ऐसे तो भारत में बहुत सारी फ्रेंड्स भाषाएं हैं, 500 से ज्यादा भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। कह रहा है कि किस मापदंड पे या कौन से स्टैंडर्ड होंगे जिसके आधार पे किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो ये रहे भाषा का प्राचीन साहित्य, मतलब भाषा जो है काफी पुरानी होनी चाहिए और उसमें आपका जो साहित्य लिखा गया हो वो भी काफी पुराना होना चाहिए। फिर साहित्य परंपरा और विशिष्ट व्याकरणिक संरचना शामिल है। तो 3-4 ये आधार इन्हें आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीव विज्ञान से, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं?
तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 6। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 अणु बनते हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक ऐसा कोशिकांग है जो अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे इसे, और ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तभी तो इसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह ऊर्जा उत्पादन, एटीपी का उत्पादन, कोशिका मृत्यु और कोशिका विभाजन है तो जिम्मेदार होती है। कौन? जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस किस के उत्पादन के लिए? तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए, एटीपी का उत्पादन के लिए, क्योंकि ये ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में ही संग्रहित करती है। कोशिका की मृत्यु और कोशिका विभाजन है तो जिम्मेदार होती है। कोशिका की खोज सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सन 1665 में की थी। ईयर भी आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो पहला है आपका मैग्नीशियम या कार्बन नहीं है, ये मैग्नीशियम है, और ये क्या कॉपर या आपका आयरन या फिर जिंक। तो इसका राइट जवाब क्या फ्रेंड्स होगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है Mg रासायनिक तत्व मैग्नीशियम का प्रतीक है, जिसकी परमाणु संख्या 12 है। यह एक चमकदार गृह धातु है जो कम घनत्व, कम गलनांक और उच्च रासायनिक क्रियाशीलता वाली होती है। तांबा या ताम्र एक भौतिक तत्व है, इसका संकेत Cu है, इसकी परमाणु संख्या 29 है। वहीं जो Fe है वो आयरन का परमाणु क्रमांक 26 है, वही जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। डैश है एक उपयुक्त दर्पण होता है जिसे एक बिंदु पर सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सॉरी, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या फिर समतल दर्पण या फिर कांच की प्लेट। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण जो है वही क्या करता है कि जो भी लाइट जाती है उसको एक सेंटर पर फोकस रखने में सहायक होता है। व्याख्या देखते हैं। दर्पण एक पॉलिश सतह है जो प्रकाश को परावर्तित करके छवियां बनाता है या बनाती है। दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलाकार दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आपको जो दूसरा नाम भी ध्यान रखना है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण भौतिक विशेषताओं में से यह है कि इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है। इसका परावर्तक गुण प्रकाश किरणों को एक विशेष स्थान पर फोकस बिंदु पर अभिसरित करना होता है। समतल दर्पण एक सपाट चिकनी सतह वाला दर्पण होता है जो वस्तु का सीधा और समान आकार प्रतिबिंब बनाता है, जो दर्पण के पीछे स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिणामित्र यानी ट्रांसफर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर या जूल के तापन प्रभाव पर या ओम के नियम पर? तो जो ट्रांसफर होता है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। आइए व्याख्या देखते हैं। ट्रांसफर ऊर्जा को एक विद्युत परिपथ से दूसरे परिपथ में परिवर्तित करता है। हम सभी को पता है जब लाइट हमें जो कनेक्शंस देने होते हैं तो ट्रांसफर जो है वहां पे आवश्यकता पड़ती है। या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रेरण का उपयोग करता है। इसे एक कुशल वोल्टेज कन्वर्टर के रूप में भी जाना जाता है। यह उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में और इसके विपरीत कर सकता है, मतलब उच्च वोल्टेज को जो है उच्च वोल्ट से कम वोल्ट में क्या करता है, धारा को परिवर्तित करता है। अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद बराबर, कह रहा आगे क्या आएगा, और फिर यह भाग श्रम दिया है।
कह रहा है कि यहाँ पे क्या हम इनमें से रखें जिसको अगर हम श्रम का मतलब यहाँ पे श्रमिक कितने लोग काम कर रहे थे उसको अगर हम उससे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे औसत उत्पाद निकला। तो परिवर्तन लागत यहाँ पे रखें क्या हम, तो गलत है भाई, परिवर्तन लागत यहाँ पे जो आएगी ही नहीं। कुल उत्पाद या सीमांत उत्पाद या फिर निश्चित लागत, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुल उत्पाद। बहुत आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने की आपको आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कुल मिला के भारत देश है और यहाँ की जीडीपी मान लेते हैं 100 मिलियन डॉलर है। कितनी है? 100 मिलियन डॉलर है, ठीक है ना। अब मान लो भारत में 100 ही लोग रहते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ समझाने के लिए 100 ही लोग रहते हैं। तो भाई कह रहा है कि औसत उत्पाद, अब औसत का मतलब प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी यहाँ के लोगों की, क्योंकि 100 मिलियन टोटल में भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो टोटल में कमा रहे हैं और 100 ही लोग रहते हैं। तो भाई 1% की औसत लागत कितनी आ जाएगी? 1 मिलियन डॉलर जो है वो एक व्यक्ति की आपकी क्या निकलेगी? औसत उत्पाद कह सकते हो या प्रति व्यक्ति आय कह सकते हो। वही चीज यहाँ पे बताई गई थी। तो ऑप्शन क्या सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन बी कुल उत्पाद सही होगा। व्याख्या देखने, सीमांत उत्पादन में इनपुट की एक अतिरिक्त इकाई जोड़े जाने के परिणाम स्वरूप आउटपुट में होने वाला परिवर्तन है। थोड़ी सी इसकी भाषा आपको कठिन लग सकती है, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लो ये कोई एक कंपनी है ए, ठीक है ना, ये कोई एक कंपनी है ए, इसमें 10 मजदूर काम करते हैं या श्रमिक मान लीजिए, कुल मिला के 10 वर्कर्स इसमें काम करते हैं और ये मान लो मोटरसाइकिल बनाती है। 10 मजदूर जो है या श्रमिक काम करके लगभग में अब मान लीजिए जैसे 12 मोटरसाइकिलों का निर्माण कर पाते हैं। अब हमें ज्यादा ऑर्डर आ गए यहाँ पे, इसलिए हमने जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉइज थे, तो उनकी हमने संख्या बढ़ा दी। फ्रेंड्स यहाँ पे मान लो एक हमने वर्कर्स बढ़ा दिया। अब जो इसमें परिवर्तन आया, मान लो एक परिवर्तन आ गया, पहले 12 हम मोटरसाइकिल बना रहे थे लेकिन अब हम 13 बना रहे हैं। तो सीमांत उत्पादकता क्या होती है? जो लास्ट में परिवर्तन आया, ये परिवर्तन एक ही का तो परिवर्तन आया, तो इसी को बोलते हैं सीमांत उत्पादकता बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, इनमें से कौन सा किसी फर्म के लिए स्थिर लागत का एक उदाहरण नहीं है? बीमा, अनुरक्षण और मरम्मत, रेंटल लीज या फिर संपत्ति कर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी अनुरक्षण और मरम्मत, ठीक है ना। और सारी चीजें ये उसके हिसाब से जो है बदलती रहती हैं, लेकिन ये जो है इनमें से सबसे कम आपकी बदलती है। भाई रेंटल लीज बिल्कुल, जैसे ही आपकी इनकम फ्रेंड्स जो है बढ़ेगी, रेंटल लीज भी आपका जो है बढ़ने लगता है। और संपत्ति का तो प्रॉपर्टी के ऊपर ही लगता है, जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होगी उतने ज्यादा आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। स्थिर लागत या निश्चित लागत वह लागत है जो उत्पादन या बिक्री के स्तर के साथ नहीं बदलती है, इसे ओवरहेड कॉस्ट या अप्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं। स्थिर लागतें समय से जुड़ी हुई लागतें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एड्स में मानव शरीर का कौन सा तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? उत्सर्जन तंत्र या परिसंचरण तंत्र या तंत्रिका तंत्र या प्रतिरक्षा तंत्र। तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, प्रतिरक्षा तंत्र जो है एड्स से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आइए व्याख्या देखते हैं। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक सतत जिसे क्रॉनिक भी कहा जाता है की स्थिति है। यह ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। क्या? एड्स। तो इसका नाम ध्यान रखना, जिसे HIV शॉर्ट में बोलते हैं ना, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? HIV की फुल फॉर्म है, जिसे HIV भी कहा जाता है। HIV प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है, जिससे शारीरिक संक्रमण और बीमारी से लड़ने की क्षमता जो है वो हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्वेश्चन 18, आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? राजा राममोहन राय,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर या बाल गंगाधर तिलक या फिर दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आर्य समाज था फ्रेंड्स वो दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो है स्थापित किया गया था। ऐसे मैंने एक और आपको बताया था, चलिए व्याख्या देखते हैं। आर्य समाज एक हिंदू आंदोलन है जिसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई में की थी। स्वामी दयानंद जी ने ही शुद्धि आंदोलन चलाया था। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा और मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया था। कहने का मतलब भारत में जो ऐसी प्रथाएं थी उनका जो है उन्होंने विरोध किया था, जो समाज में जो है जो आपकी असमानता होती है उसको बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है? अम्लीय धुआं, कार्बन, कालिक का जमा होना या रासायनिक कीटनाशक या ग्रीन हाउस गैसें। तो इसका फ्रेंड्स राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं वो जो हमारे खाद्यान्न होते हैं तो उनमें वो क्या करते हैं, वो जैविक आवर्धन कर देते हैं। जैविक आवर्धन का मतलब क्या होता है? जो जैविक चीजें हैं, जो खाने और पीने वाली चीजें हैं, जो यूज करने वाली चीजें हैं, जिनका हम डायरेक्टली उपभोग करते हैं फ्रेंड्स, वहां पे वो क्या करते हैं कि जो आप मान के चलो जो जहर वगैरह होता है ना, जहर वगैरह, तो उसके स्तर को ये बढ़ा देते हैं। जो टॉक्सिक चीजें हम जिन्हें इंग्लिश में बोल देते हैं, हम सभी को पता है कि खेती में जो है, कृषि में हम लोग किसका यूज करते हैं? जो कीटनाशक होते हैं, जो कीटनाशक मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं जो दवाइयां होती हैं उनका यूज करते हैं। कीटनाशक बहुत ज्यादा जहरीली होती हैं और ये जो है फसल में जाके मतलब उसमें जो है समाहित हो जाती हैं, जो कि हमारे शरीर को जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। जैविक आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य श्रृंखला में, अभी मैंने वर्ड यूज किया था ना, खाद्य पदार्थ, खाद्य श्रृंखला में विषाक्त, विषाक्त का मतलब तो पता ना विष से बना है, पदार्थों की सांद्रता को बढ़ा देती हैं। यह एक तरह का जैविक संचय है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? पुणे में, मुंबई में, कोच्चि में या फिर फ्रेंड्स दिल्ली में? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पुणे में जो है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो है आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एनएमएमएस या और भी कोई एग्जाम जिसमें साइंस पूछी जाती है तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर वीडियो और पढ़ाने का तरीका, क्वालिटी आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट अवश्य करें, इसलिए हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।